नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड एचपी टेट की नेक्स्ट सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। एंड जो आज का टॉपिक है हमारे पास वो है एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर्स। तो आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड गाइस, अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे ये टर्म्स आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगी, कौन से मॉडल कब आए थे, किस तरह से वो काम करते हैं। तो अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी होती है टैट के लिए, तो आप उनको स्टडी कर सकते हैं एंड ईज़िली आप अपने टैट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि हम इन सभी को डिटेल में स्टडी कर पाएँ। तो जो चीज़ें कॉमन है वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, जो कि बेसिक्स ही होती है। जैसे एटम हो गया आपके पास, तो एटम तो सभी को पता है क्या होता है। हम चलेंगे मेन टर्म के ऊपर जो है आपके पास, जैसे एवोगाड्रो नंबर हो गए, मोल्स हो गए, तो इनको हम ज़्यादा कवर करेंगे। ओके, सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है मोल। अब मोल क्या होगा आपके पास, मोल से रिलेटेड ऑलवेज क्वेश्चन आता है एंड ऑलवेज स्टूडेंट जो है इसको गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि मोल की वैल्यू ये तो सभी देख लेते हैं, बट प्रीवियस में आपके पास एक एग्जांपल आया था, आपके पास 4 ग्राम हीलियम थी और उसमें पूछा गया था कितने नंबर ऑफ एटम जो है प्रेजेंट होंगे, एंड वहाँ पे वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट थी। तो मैक्सिमम ने गलत किया था, बल्कि 4 ग्राम में कितने प्रेजेंट होंगे, जितने एवोगाड्रो नंबर हैं 4 ग्राम यानी H2 आपके पास, और ये He2 जितने उसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो काफ़ी कॉमन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। 1 मोल एटम में इतने ही एटम्स होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल होगा तो आपके पास इतने ही मॉलिक्यूल होंगे, एंड इस टर्म को कहते हैं आपके पास एवोगाड्रो नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, काफ़ी ईजी कंसेप्ट है और इसको आप ऑलवेज क्लियर कर लीजिए आपके पास मोल क्या होता है। ओके, फिर आपके पास मास आता है, तो हम कार्बन के 1/12 मास के साथ कंपेयर करते हैं किसी भी एटम को, तो हमारे पास उसका वहाँ से मास आ जाता है। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है। बेसिकली हम मास देख लेते हैं तो डबल होता है जो उससे। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके पास आइसोटोप से रिलेटेड। मैक्सिमम टाइम आपके पास आइसोटोप्स पूछे जाते हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछे जाते हैं। ओके, तो इस टाइम कौन सा, इस टाइम आपके पास ये क्वेश्चन आया था एचपी टैट में, अगर आपको याद है तो, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा है तो। आइसोटोप देखते हैं सबसे पहले। आइसोटोप क्या होता है हमारे पास, दीज आर द एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटम बट डिफरेंट मास। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपके पास सेम नंबर ऑफ या विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होगा आपके पास, बट उसका जो मास है वो डिफरेंट होगा। फिर आपके पास आता है आइसोबार। तो आइसोबार क्या होगा, बार रिप्रेजेंट करता है बेसिकली प्रेशर को, बट यहाँ पे आपके पास जब एटम की बात है तो आपके पास सेम नंबर ऑफ या सेम मास नंबर होगा, बट उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, यानी ये दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। आइसोटोप में आपके पास सेम एटॉमिक नंबर था बट उसका मास जो था आपके पास डिफरेंट था। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो सभी का 666 एटॉमिक नंबर है, बट मास जो है डिफरेंट है। आप आइसोटोप से इस तरह भी आ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप होंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। प्रोटियम हो गया, ड्यूटीरियम हो गया, ट्रीटियम हो गया। ड्यूटीरियम आपके पास हैवी वाटर होता है। फिर आपके पास जो ट्रीटियम आता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड होगा वो आपके पास, यहाँ पे नॉर्मल आपका ड्यूटीरियम होता है, एंड जो आपके पास ट्रीटियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। आइसोबार अब आपको याद रह जाएगा, जिसके पास सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। फिर आपके पास आइसोटोन्स आते हैं। आइसोटोन में क्या होगा, आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं इनमें। दीज आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके पास, जिनमें जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के भी देख सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होंगे। ओके, सो आइसो इलेक्ट्रॉन अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ये बेसिक सी टर्म है और यही आपका टैट क्लियर करवाएगी। ओके, बाकी एमसीक्यू से ज़्यादा नहीं होता। जो भी जिन भी पर्सन ने टैट क्लियर किया है आप उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने थ्योरीज ही पढ़ी है, चाहे उन्होंने एक भी एमसीक्यू क्लियर नहीं किया होगा। ओके, फिर आपके पास है थॉम्सन मॉडल। तो आपको पहले भी आपने देखा होगा कि इस टाइम एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल है सबसे पहले किसने दिया था, वो दिया था आपके पास डाल्टन ने। और जो आपके पास थॉम्सन मॉडल है वो किस टाइप का होता है आपके पास, वो होता है
पडिंग मॉडल इसे कहा जाता है, या वाटरमेलन मॉडल भी इसे कहा जाता है। इनको हमने डिटेल में स्टडी किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उनको देख लीजिए कि यहाँ पे किस तरह से जो है ये वेरी करता है आपके पास। तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इनको देख लीजिए, वहाँ पे हमने डिटेल में इनको स्टडी किया है। बाकी टर्म रही वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर, तो यहाँ से आप फार्मूले देख सकते हैं इनके। एंड बाकी जो भी ये फिजिक्स की टर्म्स हैं तो हम इसको फिजिक्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड बट आपको इनकी जो यहाँ पे वेव लेंथ है वो याद होनी चाहिए कि वेव लेंथ किस तरह से इनकी वेरी करती है। तो सबसे ज़्यादा वेव लेंथ किसकी होती है आपके पास, रेडियो एक्टिव वेव्स की जो है सबसे ज़्यादा वेव लेंथ होती है। एंड सबसे कम किसकी होती है, कॉस्मिक रे एंड गामा रे की। बट जो पेनिट्रेशन पावर होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, वो कॉस्मिक रे गामा रे की सबसे ज़्यादा होती है। एंड ये आपके पास ऑर्डर उल्टा हो जाएगा अगर आप बात करोगे पेनिट्रेशन पावर की। एंड अगर आप वेवलेंथ की बात करोगे तो रेडियो एक्टिव वेव जो होती है या रेडियो वेव जो होती है उनकी आपके पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। ओके, फिर आपके पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपके पास आती है, जो कि आपके पास E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V को शो करता है। तो ये भी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका स्पेक्ट्रम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि कौन सी जो आपके पास प्रिज्म में जब वाइट लाइट पास होगी तो कौन सी जो रे आपके पास कलर होगा सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, सबसे कम कौन डिफ्लेक्ट होगा, किसकी सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड कौन होता है आपके पास, वायलेट कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, रेड कलर कम स्कैटर होगा। तो इसलिए रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है। एंड सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट कौन हो रहा है, सबसे ज़्यादा एंगल किसने बनाया है यहाँ पे, वायलेट कलर ने। तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट कौन होगा आपके पास, वायलेट कलर। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर भी दिया हुआ है इन्होंने, लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, वेवलेंथ। ओके, तो वेवलेंथ किस तरफ को इंक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। वी आपको यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर इसकी शो कर रहा है, तो कॉस्मिक रे की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है। ई आपको यहाँ पे एनर्जी शो कर रहा है, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा है आपके पास, कॉस्मिक रेज की एनर्जी ज़्यादा है, रेडियो एक्टिव की कम है आपके पास। एंड बीच में आपके पास विजिबल रीजन आता है जिसमें आपके पास कलर शो होते हैं, जो है विवग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, सो जो आपके पास वायलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है, यानी सबसे ज़्यादा बेंड होता है आपके पास। रेड कलर सबसे कम होता है, बट रेड कलर की वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा है आपके पास, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ आपके पास सबसे कम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको ऑलवेज़ याद रखिएगा। ओके, एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जीमन इफेक्ट आता है। जीमन इफेक्ट आपका वो इफेक्ट है व्हेन स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन फ्रॉम एटॉमिक स्पेक्ट्रा इन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और जो भी हमारे पास डिफ्लेक्शन आती है कलर्स में, या जो भी आपके पास नंबर ऑफ लाइंस होगी, फाइन लाइंस होगी, वो आपके पास जीमन इफेक्ट होगा, कॉमन सा है। एंड हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड में जब आप स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करते हो या स्टडी करते हो तो आपके पास कौन सा इफेक्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड जीमन इफेक्ट। ओके, एंड अगर उसी को हम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करते हैं तो हमारे पास स्टार्क इफेक्ट होता है। ओके, तो इन दोनों को जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला आता है थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल क्या था आपके पास, प्लम पडिंग मॉडल इसे कहा जाता है, या वाटरमेलन मॉडल भी इसे कहा जाता है। रदरफोर्ड ने आपके पास दी थी न्यूक्लियर थ्योरी। बोहर्स मॉडल आपको बताता है कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको बताती है फोटोन एंड क्वांटा। फिर आपके पास सोमरफील्ड मॉडल आपको बताता है ऑर्बिटल, एलिप्टिकल एंड स्फेरिकल। डी ब्रोगली इक्वेशन आपको बताती है ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको बताता है एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको बताती है वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एंड नेक्स्ट आता है क्वांटम नंबर। तो गाइज क्वांटम नंबर को भी हमने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है, तो प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको हर एक टर्म ये एकदम डिटेल में मिल जाएगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है क्लियर होंगे। ओके, क्योंकि जो बातें यहाँ पे नहीं लिखी हुई है हमने वो वहाँ पे भी रिटर्न एज इन ब्लैक बोर्ड आपको समझाया है, तो आप वहाँ से उनको ज़रूर देखिएगा। तो बट यहाँ पे भी है, तो चलिए स्टडी कर लेते हैं इनको। तो फर्स्ट टर्म आती है क्वांटम नंबर, एंड उसमें हमारे पास 4 क्वांटम नंबर आते हैं, और ये स्पेशली इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए यूज़ होते हैं।
तो फर्स्ट आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एन के साथ, और ये आपको बताता है मेन एनर्जी शेल। और यहाँ से हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ ए शेल। ओके, नेम जान सकते हैं, एनर्जी जान सकते हैं, उसकी शेल को जान सकते हैं। एन के साथ डिनोट करते हैं, इनको हम लिखते हैं KLMN। 7 तक जाते हैं क्योंकि 7 ही पीरियड आपके पास। जो फर्स्ट पीरियड आएगा उसमें 1, सेकंड पीरियड में 2, थर्ड पीरियड में 3। ये आपको स्पेशली पीरियड भी बता देते हैं पीरियडिक टेबल में। जब हम पीरियडिक टेबल के ऊपर चलेंगे तो वहाँ पे इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये डिटरमाइन करता है आपको एल। अब एल क्या है आपके पास, सब शेल्स। शेल के अंदर कितनी सब शेल्स प्रेजेंट हैं। ओके, सो इट डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल। ये आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताता है कि क्लाउड कितने एरिया में फैला हुआ है। एंड इसकी वैल्यू किस तरह से चलती है आपके पास, L इज इक्वल टू n-1, यानी n-1, यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो s की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगी। ओके, सो L की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। एंड इस तरह हम इनको डिनोट करते हैं, S इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 2, F इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल। ओके, इसने आपको सब सेल बता दिया, अब ये ओरिएंटेशन बताएगा कि सब सेल किस तरह से प्रेजेंट है एंड सब सेल में कितने आपके पास टर्म जो है प्रेजेंट है। तो इसको हम, इसका फार्मूला भी हमारे पास M इज इक्वल टू 2L+1 एंड -L2 + L के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये आपको बताता है स्पिन ओरिएंटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। फिर हमारे पास आता है पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो इन प्रिंसिपल्स को जरूर याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हो गया, हुड्स रूल हो गया, इनकी हमने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बनाई थी। तो P क्या होता है आपके पास, P ऑर्बिटल होता है। एंड एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बस शॉर्ट ट्रिक तैयार होगी आपके पास। P यानी P ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल में यानी एक ऑर्बिटल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में आपको पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या बताएगा, ऑल द 4 क्वांटम नंबर फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी आइडेंटिकल। यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज है, बट आपको जो पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है वो ये भी बताता है कि एक ऑर्बिटल में आपके पास 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, या जो आपके पास क्वांटम नंबर है 4 क्वांटम नंबर, उनके लिए किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो है कभी भी सेम नहीं होगी, जो भी हमारे पास M, N, L एंड S की वैल्यू है। हुड्स रूल आपको बताता है, तो H यानी हुड्स रूल। तो हुड्स रूल क्या बता रहा है आपको, दिस रूल स्टेट दैट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हुड्स रूल आपको बताता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग टेक प्लेस सिंगली, यानी आपको सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे आपके पास P ऑर्बिटल है, तो P ऑर्बिटल में मान लीजिए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप तीनों में उसको सिंगली नहीं भरोगे, सॉरी सिंगली फील्ड करोगे पहले। जैसे 1 यहाँ पे आ गया, 2 आ गया, हम ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन लिए एक, तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, तो एक इसमें ऐसे भर दिए, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले ऑर्बिटल में सारे के सारे सिंगली ऑक्युपाइड होंगे। जिस तरह आपके पास वाटर टैंक होता है, मान लीजिए वाटर टैंक है, इसमें अगर आप 1 लीटर वाटर डालोगे तो वो पूरे में फैलेगा। ओके, तो यही इलेक्ट्रॉन का होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो पहले पूरे में फिल होंगे, फिर वो इसमें फिलअप होना शुरू होंगे। ओके, तो यही ये आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जो है तब तक शुरू नहीं होगी जब तक ईच ऑर्बिटल को हम सिंगली ऑक्युपाई नहीं कर देते। एंड लास्ट आता है ऑब्बो प्रिंसिपल। तो इसकी ट्रिक है आपके पास ए क्या है आपके पास, अल्फ़ाबेट है। एंड अल्फ़ाबेट को हम किस तरह से लिखते हैं, अल्फ़ेटिक ऑर्डर में, यानी एक सीक्वेंस में। तो आपको ये सीक्वेंस बताता है, यानी आप किस तरह से जो है फिलअप करोगे। तो ये N+L रूल है आपके पास, जो इलेक्ट्रॉन को फिलिंग के काम आता है आपके पास, N+N रूल। ओके, तो ऑब्बो प्रिंसिपल आपको बताता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। द प्रिंसिपल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन वेरियस ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एंड ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी फील्ड फर्स्ट। तो ये आपके पास ये ऑर्डर है। ओके, एंड इसके जो भी जितने भी डिटेल में वीडियोस है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड MCQ आपके साथ स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।